नमस्कार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज का मुद्दा में हम बात करेंगे जाटलैंड से दिल की बात। बाईस के रण में दिग्गजों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। पश्चिम की लड़ाई महाभीषण होने वाली है। एक तरफ किसानों को मनाना तो दूसरी तरफ विरोधियों का हमला बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। जाटलैंड में अमित शाह और योगियों ने विरोधियों पर हमला बोला तो प्रियंका और अखिलेश कहां चुप रहने वाले। सवाल यही है कि क्या जाट में लग रहा है हिंदुत्व का तड़का। पश्चिम के रण में दिग्गजों का जमावड़ा जारी है। वार पलटवार जाटलैंड में गरजे दिग्गज। शाह का पश्चिम वाला क्या है फार्मूला। पश्चिम को लेकर टेंशन में बीजेपी। यूपी का चुनाव से दिल की बात। 22 के रण को लेकर सियासी पारा शबाब पे है। जाटलैंड में इन दिनों सियासत की मिठास देखने को मिल रही है। पश्चिम के रण में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को पश्चिम की कमान सौंपी गई है तो दूसरी तरफ एकला की राह पर चल रही प्रियंका गांधी विरोधियों पर हमला बोल रही हैं। तो अखिलेश ने कहा कि पीछे रहने वाले वो भी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कहते नहीं थक रहे हैं। सहारनपुर में पहुंचे अमित शाह ने मां शाकंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम का पिछली सरकारों में क्या हाल था ये किसी से छिपा नहीं है। पिछली सरकारों के समय में पश्चिम में आए दिन दंगे हुआ करते थे और लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है तब से अपराधी ही पलायन कर रहे हैं। साथ ही अमित शाह ने कहा कि पहले के समय में किसानों के साथ छलावा हुआ लेकिन सरकार किसानों के साथ खड़ी है। अमित शाह ने स्वास्थ्य, शिक्षा और साथ ही साथ हिंदुत्व की बात भी कही। मगर परिवर्तन के साथ हमारा जो पलायन हो रहा है वो क्या कम होगा। मैंने उनको कहा था कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करने वाले उत्तर प्रदेश से पलायन करते जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में वंशवाद का खेल चला था और पलायन के दर्द को भला कौन भूल सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद में प्रियंका गांधी भी तल्ख तेवर नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसान विरोधी सरकार है। कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसानों के उनके अनाज का उचित मूल्य देगी। साथ ही उन्होंने एक बार फिर लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। तो वहीं बुंदेलखंड में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि किसान इस बार बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। इतना दुख, तकलीफ, परेशानी कभी गरीबों को नहीं मिली जितनी सरकार ने दी है। वो तस्वीरें कौन भूल जाएगा जिस समय लॉकडाउन लगा था और हमारे मजदूर भाइयों को दूसरी जगह से आना पड़ रहा था, जो दूसरे प्रदेश में काम कर रहे थे। उन प्रदेशों से जब लौट करके आए तो ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी किसी ने। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी और किसी भी मजदूर भाई को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया। नोटबंदी हुई तो लाइन में लग गए हम लोग। जब बीमारी आई तो दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए लाइन में लगे। अभी खाद में हम लोग लाइन में लग रहे हैं। ये पता नहीं कैसे भाजपा के लोग हैं, कोई फैसला लेते हैं उसमें लाइन में लगना पड़ता है। 22 के रण में वार पलटवार का दौर जारी है। जाटलैंड में बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे तो प्रियंका गांधी ने किसानों के नफ्स पर हाथ रखा। अब देखने वाली बात होगी जाटलैंड की जनता बीजेपी को सत्ता देती है या फिर एक बार विरोधियों के पाले में जाते हैं, क्योंकि जाटलैंड की जनता ने बारी बारी से सभी दलों को मौका दिया है। इलेक्शन डेस्क की न्यूज इंडिया। तो आज का मुद्दा में आज हम बात करने वाले हैं जाटलैंड की और जाटलैंड की दिल से बात को लेकर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ साक्षी दिवाकर प्रवक्ता भाजपा से है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा राजेश तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। और राष्ट्रीय लोकदल से रोहित अग्रवाल हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। साक्षी जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। और जिस तरह से पश्चिमी यूपी की बात हो रही है, पूर्वांचल की यदि बात करें तो पूर्वांचल तो कहीं ना कहीं साधने की कोशिश भाजपा के द्वारा की गई है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ ही साथ तमाम अन्य घोषणाओं के साथ। लेकिन यदि पश्चिम की बात करें तो कहीं ना कहीं पश्चिम का डर भाजपा को जरूर सता रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से सपा का और उसके बाद आरएलटी का गठबंधन वहां पर हुआ है, प्रियंका गांधी भी हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं। क्या कहना है आपका, कितना मजबूती है आपकी इस गढ़ में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो जिस तरीके से हमारी जो कार्यशैली रही है उससे जनता प्रभावित हुई है और जनता का जो जन समर्थन है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम घर घर पहुंचने में कामयाब हुए हैं। जिस तरीके की योजनाएं बनाई गई है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो चाहे वो प्रदेश सरकार के द्वारा हो, लगभग 44 ऐसी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो हम ना सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाएं बल्कि जो अपनी योजनाएं हैं उनको भी घर घर पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। इसलिए क्षेत्र के हिसाब से मैं ये सिलेक्शन को नहीं देखती हूँ, क्योंकि हम हर क्षेत्र पे बराबर का ध्यान दे रहे हैं। हम सबका साथ, जो सबका विकास का नारा है, हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। वो हमारा मूल मंत्र है और उसी के द्वारा हम जनता तक पहुंच रहे हैं। अभी जो आप बात बता रही हैं कि पश्चिम हो या बुंदेलखंड हो, ये बात सच है कि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है या पूर्वांचल का क्षेत्र है, वहां पे आज तक वोट बैंक की राजनीति ही होती थी। लोग वोट तो ले लेते थे लेकिन उनके लिए कुछ काम नहीं करते थे। यही कारण था, वो क्षेत्र थोड़ा ज्यादा पिछड़ा हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी पे उस क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया है, लेकिन अन्य क्षेत्रों पर भी बराबर का ध्यान दिया है। यही कारण है पूरे प्रदेश में एक प्रगति का माहौल देखने को मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर आ रहा है। पहले यहाँ पे जो इन्वेस्टर समिट होती थी वो भी दिल्ली जाके की जाती थी, आज ना सिर्फ वो लखनऊ में ही होती है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत बढ़ चढ़ के आता है और एक बदलाव देखने को मिल रहा है हमें उत्तर प्रदेश में। तो उसी बदलाव के साथ में हम जनता के बीच में 2022 के चुनाव में जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारी कार्यशैली से प्रभावित होकर 2022 में भी दोबारा सरकार बनाने का मौका देगी। ठीक है, राजेश तिवारी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जिस तरह से तमाम पार्टियों के द्वारा कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी का रुख किया जा रहा है, प्रियंका गांधी भी इसमें पीछे नहीं है। मुरादाबाद में जिस तरह से किसानों को लेकर हुंकार भरती हुई प्रियंका गांधी नजर आई है, क्या लगता है आपको कि खोई हुई जमीन पश्चिम से पाने की जो कोशिश की जा रही है वो कामयाब होगी आगामी चुनाव में? देखिए, आवाज आ रही है प्रियंका मेरी? जी बिल्कुल। देखिए प्रियंका जी, पहली बात तो एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस की राजनीति जो है वो किसी क्षेत्रवाद को लेकर नहीं होती, चाहे पश्चिम का हो, पूर्व का हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो। कांग्रेस प्रदेश या देश का सर्वांगीण विकास है। दूसरी बात तो हमारी काबिल प्रवक्ता भाजपा की साक्षी जी भी कह रही थी कि हमने सबको लेके काम किया है, हम बहुत मजबूत हो गए हैं, घर घर हमारी योजनाएं गई। इनकी योजनाएं, प्रियंका जी पूछता हूँ प्रश्न है मेरा, इनकी योजनाएं आखिर क्या है? ये कह के आए थे कि किसानों की आय दोगुनी होगी। किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन किसानों की आह जरूर 1000 गुनी हो गई। ये कह रहे हमने पश्चिम किसानों को लेके बड़ा काम किया है। हाँ, काम किया है, मानता हूं। काम ये किया है कि 700 किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पे शहीद हो गए। काम इन्होंने ये किया कि इनके गृह राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी से किसानों को कुचल के मार डालता है। काम इन्होंने ये किया कि खाद के पैकेट में उसकी मात्रा तो कम हो गई, दाम बढ़ गया। काम इन्होंने ये किया कि बिजली के दाम बढ़ाए। काम इन्होंने ये किया कि घर घर एक भय व्याप्त हो गया। काम इन्होंने ये किया कि हाथरस ने बिटिया को रात में जला दिया। काम इन्होंने ये किया कि लखीमपुर में किसान की हत्या की। जहां तक प्रियंका गांधी और कांग्रेस की बात है, प्रियंका जी एक बात जान लीजिए, बुंदेलखंड में जब हमारी यूपीए 2 की सरकार थी तो वहां जो पेयजल की अव्यवस्था थी उसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुफ्त पैकेज दिया था। प्रियंका गांधी जी, राजेश जी आपसे अनुरोध करेंगे ऑडियो को एक बार चेक कर लें। जी जी। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि भाषावाद की राजनीति नहीं होगी, क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं होगी। किसानों के लिए कांग्रेस ने शुरू से काम किया है। जब से हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, हरित क्रांति लेके आई, राजीव गांधी लेके आए, यूपीए 1 और 2 में इतनी योजनाएं हैं किसानों के लिए जिसके दम पे किसानों की आय निश्चित रूप से दोगुनी हो रही थी। ठीक है राजेश जी, लेकिन उसके बावजूद भी तो पिछले चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन होना चाहिए था वो नहीं निकलकर सामने आया। आपके पास वापस लौट कर आते हैं, हमारे साथ रोहित अग्रवाल प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल से भी बने हुए हैं। जी रोहित, यदि पश्चिमी यूपी की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी यूपी में जिस तरह से सपा के साथ आपके गठबंधन की खबरें आ रही हैं, जाटलैंड की जब बात करें तो यकीनन चौधरी जी के साथ जिस तरह से जाट वोट निकलकर सामने आ रहा है और जिस तरह से माना जा रहा है कि एक बड़ा समर्थन उनको प्राप्त है, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके सत्ता में आप सत्ता के गलियारों की तरफ आगे बढ़ पाएंगे और कहीं ना कहीं एक जगह बना पाएंगे?
देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि ये जो आपके आंकड़े हैं ना, ये बहुत झूठे हैं और हवाई आंकड़े हैं और जनता समझ चुकी है। देखिए, आप एक साल तक किसान आंदोलन के ऊपर आप उनके फायदे गिनवाते रहे और एक साल बाद आपने किसान कृषि कानूनों को वापस ले लिया और आपने किसानों से माफी मांग ली। इसका ये सिद्ध करता है कि आप किसानों को उद्योगपतियों के हाथ में बेचना चाहते थे और जब किसान उन कानूनों को समझ गया तो आपको मजबूरन उन किसान बिलों को आपको वापस लेना पड़ा। मैं आपको बता दूं, केंद्र नीति आयोग ने पहली बार एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है गरीबी में। तो भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी डरती है और भागती है मुद्दों की राजनीति से। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाते ही उनको पता नहीं उनके नेताओं को क्या हो जाता है। पहले योगी जी जाते थे तब वो चिल्लाने लगते थे पलायन पलायन, दंगे दंगे। अब अमित शाह जी जा रहे हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं पलायन पलायन। अरे भैया, अब इससे कुछ नहीं होगा। जनता समझ चुकी है आपकी पूरी जो गणित है ना, धर्म के नाम पे राजनीति की, जो जाति के नाम पे राजनीति की, जो क्षेत्र के नाम पे राजनीति की जो आपकी गणित है, वो जनता पूरी अच्छी तरीके से समझ चुकी है। जनता को अब भरपेट भोजन चाहिए। आपने कहा था 14 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे, आपने किया क्या? 4.5 साल में आपने 25 रुपए बढ़ाने का काम किया गन्ने के रेट, वो भी 4 साल बाद। तो आप किसानों को ठगने का निरंतर काम कर रहे हैं। और आप जिस तरीके से आज भी 16,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को बकाया है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में की मुख्य फसल है गन्ना, और उसके बाद आप हवाई आंकड़ों के बेसिस पे और सिर्फ फीता काटो नीति के तहत आप विकास दिखाना चाहते हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई है, मुझे 5 विकास बता दे जो इन्होंने किए हों पिछले 5 सालों में। सिर्फ 5 विकास मैं पूछ रहा हूं। और केंद्र की योजना है ना, ठीक है साक्षी जी, रोहित जी, सबको समय दिया जाएगा, अपने समय पर आप बात करिएगा। जी रोहित जी, अपनी बात पूरी करें। सहनशीलता तो लेके आइए। देखिए, आपकी तो मन की बात हम सुनते सुनते थक गए हैं, जनता थक गई है। थोड़ी सहनशीलता तो लेके आइए। कभी विपक्ष की तो आवाज सुनिए। जब आप देखिए, आपस में डिबेट, साक्षी जी, रोहित जी, आपस में डिबेट मत करिए, आपस में डिबेट मत करिए। आपको समय दिया जाएगा, अपने समय पर बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रोहित जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झूठ से जनता त्रस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता थक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आंकड़ों के साथ मैनिपुलेशन करके और जनता को विकास दिखाना चाहती है। इनका झूठा विकास जनता देख चुकी है, अब जनता समझ चुकी है और इनकी विदाई का समय हो गया। और ये खुद भी मान रहे हैं कि विदाई का समय हो गया है कि अगर आज अमित शाह जी ने कहा कि हम 300 पार जाएंगे और आपकी 325 सीटें हैं, तो इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप 325 सीटें भी लेके आएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी खुद भी हताश है, निराश है और भारतीय जनता पार्टी अपने हथियार डाल चुकी है। और ये दिखाता है जिस तरीके से इन्होंने किसानों को रौंदने का काम किया, अपने गृह राज्य मंत्री के साथ ही प्रधानमंत्री जी ने मंच शेयर किया उसके बाद भी। तो ये दिखाता है कि ये कितने संवेदनहीन व्यक्ति हैं, कितने संवेदनहीन लोग हैं। कितनी सीटों पे लड़ रही है 400 में से जो 400 ठीक है, अपनी चिंता करिए। ठीक है साक्षी जी, मुझे सबके पास जाने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। साक्षी जी, रोहित जी, शांत हो जाइए। रोहित जी, देखिए साक्षी जी और रोहित जी, यदि इस तरह से आप डिबेट कराएंगे तो मैं डिबेट को आगे कैसे बढ़ाऊंगी? माफ कीजिएगा रोहित जी, शांत हो जाइए। आपको पूरा समय दिया जाएगा, आप अपने समय में अपनी बात करें। मुझे सबके पास जाने तो दीजिए, एक बार सबकी राय तो ले ले, फिर वापस आते हैं इस डिबेट पर। चंद्रशेखर हमारे साथ, चंद्रशेखर पांडे सपा से जुड़े हुए हैं। प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर, जिस तरह से यहाँ पर लगातार आज हम पश्चिमी यूपी की खासतौर से बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की यदि बात करें तो भाजपा के सफाई के लिए तमाम छोटे बड़े दलों से गठबंधन कर आगे बढ़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन साफ तौर पर पश्चिमी यूपी में जिस तरह से आरएलडी के साथ गठबंधन किया है, इसका संदेश साफ राजनीतिक गलियारों में देखा जा सकता है। क्या कहना है आपका? क्या जरूरत आन पड़ी थी गठबंधन की और कितना फायदा होगा इस गठबंधन से? देखिए, मुझे लग रहा है कि कोई जरूरत आन नहीं पड़ी, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को भागने का काम करने का चंद्रशेखर जी, आपका ऑडियो हम तक साफ नहीं पहुंच पा रहा है। आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमारे राजनीतिक पार्टनर सहभागी हैं और ये हमारा गठबंधन कोई आज का थोड़ी है। हमारा गठबंधन एक लंबे समय से चला आ रहा है और आदरणीय जयंत चौधरी जी से हमारा गठबंधन प्राकृतिक है और पूर्व का है।
भारतीय जनता पार्टी को जनता ने खदेड़ने का पूरा मूड बना लिया है। और इस चंद्रशेखर जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक करें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करें। हेलो जी, आप अपनी बात पूरी करें चंद्रशेखर जी। हेलो हेलो चंद्रशेखर जी, आपके पास वापस लौट के आएंगे, आपकी ऑडियो ठीक तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। इसी बीच हमारे साथ अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं। अजय जी, जिस तरह से आपने तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं को यहाँ पर सुना और पश्चिमी यूपी की जब हम खास तौर से बातचीत कर रहे हैं तो तमाम पार्टियों के द्वारा बहस में बैठकर जरूर मुद्दों की बात की जाती है, पर धरातल पर जब हम देखते हैं तो हम सभी को पता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गणित बिठाकर आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है और पश्चिमी यूपी को लेकर तमाम पार्टियों का विशेष तौर पर फोकस बन पड़ा है आगामी चुनाव को लेकर। क्या कहना है आपका, किस तरह से किन वोटों को साधने के लिए ये तमाम कवायद की जा रही है? प्रियंका जी, देखिए, जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, इसमें 16 जिले आते हैं और 136 सीटें इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं अगर 2013 की बात करूं कि मुजफ्फरनगर में एक दंगा हुआ और उस समय यहां अखिलेश यादव की सरकार थी, आजम खान मंत्री थे और मुख्य सचिव जावेद उस्मानी थे। उस समय जिस तरीके से एक पक्ष के साथ अन्याय हुआ, उनकी उपेक्षा हुई और एक पक्ष को खूब मदद पहुंचाई गई, जिसका असर पड़ा था 2014 के चुनाव में। पूरा ध्रुवीकरण हो गया था लोकसभा के अंदर और एक सीट भी, यहां तक कि आरएलडी के जयंत जी भी और अजीत भी दोनों हार गए थे। वो एक समय था जाट और मुसलमानों में इतनी लंबी दूरियां हो गई थी। लेकिन ये जो किसान आंदोलन हुआ और आप उसके बाद 2013 के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग साफ हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी आ गई। फिर 2017 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी आप ये समझिए इस क्षेत्र में 136 सीटें हैं, उसमें 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी। आज परिस्थितियां बदली, किसान आंदोलन की वजह हो या और चीजें हो, गन्ना किसानों की समस्याएं हो, वहां की परिस्थितियां काफी बदली हुई हैं। और जो आरएलडी का और सपा का एक समझौता हुआ, जो गठबंधन हुआ है, इसका फायदा कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों को मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जो अपने ट्रम्प कार्ड खेल रही है या समझिए जो हिंदुत्व का एक नारा दे रही है, उसमें कितने लोग आएंगे क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन किसानों की समस्या जो इस बार हुई है, जो उनका आंदोलन हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी का वो ग्राफ नहीं रहेगा जो 2014 में रहा, जो 2017 में रहा या जो 2019 में रहा। कहीं ना कहीं इसका फर्क रहेगा। और इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे, मैनिपुलेटर्स बहुत है भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं कह रहा हूं, वो उन्होंने जो बूथ बना रखे, पन्ना प्रमुख बना रखे हैं, लेकिन 30 आप ये समझिए इसमें में से 13 जिले ऐसे हैं जहां 30% मुस्लिम आबादी है, 22%, 20%, 18% जाटों की आबादी है। अगर ये दोनों मिल गए, जैसे कि संभावना और परंपराएं या जो कह लीजिए, जो गठबंधन की बातें हो रही, अगर दोनों जुट गए, एक साथ आ गए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशानी आनी पड़ेगी। मेरे पास एक एक जिले का आंकड़ा है, इतना विस्तार में जाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। लेकिन जो भड़काऊ बयान 2013 में दिए गए थे, अगर इस बार दोनों दल, चाहे समाजवादी पार्टी या आरएलडी है, भड़काऊ बयान न दें, भड़काऊ बयान से दूर रहे, कोई भी कंट्रोवर्शियल बयान न दें। और भारतीय जनता पार्टी वाले तो चाहेंगे कि इन लोगों के मुंह से कुछ कंट्रोवर्सी निकले जिसका फायदा उठावें, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसकी चल रही है हवा, ये आने वाला वक्त बताएगा। जाट और मुस्लिम अगर एक फ्रंट पर ईमानदारी से आ गया तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। साक्षी जी, जिस तरह से यहाँ पर अजय कुमार जी ने विश्लेषण किया है पश्चिमी यूपी का, जाट और मुस्लिम
तमाम लोगों की जब बात की जा रही है और यदि एक तरह से एक साथ आते हैं तो समाजवादी पार्टी का जो दाव है वो कहीं ना कहीं सीधा पड़ सकता है। हालांकि भाजपा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी के अगर अभी एक प्रवक्ता भाई हमारे बोल रहे थे कि हम पुराने साथी हैं, तो मैं बताना चाहूंगी उन्हें कि सपा अब किसी पार्टी के, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं बची है जिसके पुराने साथी नहीं हो। आप जो एक विचारधारा में बिल्कुल मेल नहीं खाती है, जब सपा और बसपा का गठबंधन हो सकता है तो सत्ता हथियाने के लिए अखिलेश जी किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। तो चाहे आरएलडी के साथ हो, चाहे सपा के साथ हो, चाहे कांग्रेस के साथ हो, तो सबके साथ उन्होंने गठबंधन करके देख लिया और जनता ने उसका जवाब भी दे दिया। तो बात यहाँ पे ये आती ही नहीं है। और ये तब था जब भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली जनता ने नहीं देखी थी। अब पिछले 5 साल में जो बदलाव देखने को मिला है जनता को, हम घर घर पहुंचे योजनाओं को लेके, वो तो अलग बात है। साथ में जो कानून व्यवस्था की मैं सबसे बड़ी बात कहूंगी, पहले दंगों का प्रदेश बोला जाता था उत्तर प्रदेश। यहाँ पे लोग बिजनेस करने के लिए आने के लिए डरते थे। आप अब बलात्कारों का प्रदेश बोला जाता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है। जी, 15 मिनट में एक बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। जी साक्षी जी, कानून व्यवस्था की साक्षी जी, कानून व्यवस्था की यदि बात करें तो नेतृत्व की तरफ से जरूर बुलडोजर की बात कही जाती है, लेकिन धरातल पर जब देखे जाते तो पुलिस या व्यवस्था कहीं ना कहीं पूरी तरह से चरमराई हुई है। जहां पर जिस तरह का काम करना चाहिए वो अपेक्षित काम नजर नहीं आता। देखिए, एनसीआरबी के अगर मैं डेटा की बात करूं, आज अमित शाह जी ने भी इस चीज का जिक्र किया है कि कितने % डकैती कम हुई है, जो लूटपाट होती थी उस समय वो कम हुआ है, अपहरण कम हुआ है, महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। तो लगातार महिलाओं के ऊपर, ठीक है, एक एक करके जी जी आप सभी से अनुरोध है, एक एक कर हम बात करेंगे। राजेश जी, रोहित जी एनसीआरबी के डेटा में यूपी मैं आपको बताती हूँ कि जितने ठीक है राजेश जी, आपके पास ही आ रही हूँ, एक एक कर बात करें। जी साक्षी बात पूरी करें। देखिए, आबादी के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आबादी वाला खुद में 5वें नंबर का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन सकता है। तो ऐसे में मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कैसी बात कर रही है, ये उत्तर प्रदेश को देश बनाना चाहती है हो गया, लेकिन बहुत ये कैसी बात कर रही है, बंटवारे की बात कर रही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी प्रियंका जी, आई विल नॉट अलाउ, कि जो हमारे ये कैसी बात कर रही है, उत्तर प्रदेश को देश बनाना चाहती है। हादसे पे राजनीति करने आती है। साक्षी जी बात कर रही है, ठीक है देश बनाना चाहती है। जी साक्षी जी बात कर रही है, बंटवारे की बात कर रही है, साक्षी जी की बात कर रही है। इनको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगिए आप माफी मांगिए, प्रदेश की जनता से माफी मांगिए। आप कह रही है उत्तर प्रदेश देश बन सकता है, खुद में सबसे बड़ा, अरे शर्म करिए, कुछ शर्म करिए। आप उत्तर प्रदेश ठीक है रोहित जी अपनी बात पूरी करें। साक्षी जी आपके पास वापस आएंगे लौट के। जी रोहित जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए। आप देश का विभाजन करना चाहती है, आप उत्तर प्रदेश को देश बनाना चाहती है। माफी मांगिए। आप नेशनल चैनल पे बैठ के आप इस तरीके की बात कर रही है। साक्षी जी, आप उत्तर प्रदेश को देश बनाना, अपनी बात आप पूरी करिए। क्या कहना चाह रही है? देश कहना चाह रही है या प्रदेश कहना चाह रही है? रोहित अग्रवाल जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। आबादी नहीं, आप माफी मांगिए पहले। आप भारत देश का बंटवारा करना चाहती है। नहीं, आप पहले माफी मांगिए। साक्षी दिवाकर की। रोहित जी, आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, उसके लिए आप माफी मांग रही है। पूरी बात तो नहीं, आप माफी मांगिए। रोहित जी साक्षी जी को उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद यदि कोई आपत्तिजनक बात होगी। देखिए रोहित जी आपसे अनुरोध कर रही हूँ मैं। रोहित जी बिल्कुल आपकी बात मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ। रोहित जी मेरी बात सुनिए। रोहित जी आप मेरी बात सुनेंगे? रोहित जी आपसे अनुरोध कर रही हूँ, आप मेरी बात सुनेंगे? उनको उनकी बात कहने का मौका दे देते हैं। यदि वाकई देश बोला होगा तो हम सभी इस बात को लेकर आपत्ति करेंगे, पर ये बात तो आप मानते हैं कि जबान फिसल जाती है। अगर उनकी भी जबान फिसली होगी तो इस बात को जी तो इनकी मंशा सामने आ रही है प्रियंका जी। ठीक है मैं इस बात को साफ कर लेती हूँ, लेकिन आप मुझे पूछने का मौका तो देंगे। रोहित जी शांत हो जाइए। रोहित जी शांत हो जाइए, बात उनकी पूरी तो होने दीजिए। देखिए इस तरह से यदि आप डिबेट करेंगे तो हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो मुद्दा तो पीछे ही रह जाएगा। तो प्रियंका जी साक्षी जी बिल्कुल नो। देश के विभाजन आई ऑल्सो कैन नॉट अलाउ। रोहित जी मेरी बात सुनिए। रोहित जी आई कांट ऑल्सो अलाउ दिस थिंग, बट
माफिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ के देश के विभाजन की देखिए रोहित जी मैं उनसे बात, आप मुझे उनसे बात करने देंगे? 135 करोड़ जनता से माफी मांगी। रोहित जी पहले भाई शांत हो जाइए आप, मुझे आप उनसे बात तो करने दीजिए। क्या वो बात कह रही है एक बार सुन तो ले, यदि वो गलत बोल रही होंगी तो मैं खुद इस चीज पे ऑब्जेक्शन करूंगी। जी साक्षी जी, आप सबसे पहले अपना पॉइंट क्लियर कर दीजिए। आप प्रदेश बोलना चाह रही हैं, देश बोलना चाह रही हैं, क्या बोलना चाह रही हैं? देखिए मैं ये बता रही थी 24 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। अगर इसको उत्तर प्रदेश को एक देश मान लिया जाए तो 5वें नंबर पे है ये। अरे आप कैसे मान लेंगी? भारत अखंड देश है, उत्तर प्रदेश को आप कैसे देश हम क्यों मानेंगे? अरे कुछ तो आप देखिए रिपीट कर रही है। ठीक है साक्षी जी देश मानने की यहाँ जरूरत नहीं है। भारत अखंड है, अखंड भारत की बात कहने दीजिए। अलग अलग देश मानने की आवश्यकता नहीं है। जो 29 राज्यों का, ठीक है, आप दोनों लोग शांत होइए। चंद्रशेखर जी के पास मैं यहाँ पर जाना चाहूंगी। देखिए ठीक है रोहित जी एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो लगातार आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह से जनता का ध्रुवीकरण हो रहा है, किस तरह से आगामी चुनाव में जनता किस पार्टी को चुनती है, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन ये मुद्दा कहीं और ही जा रहा था। फिलहाल ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ना कि यहाँ किस देश की हम बात करेंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। ये दिल है कि तक रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार।
आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं जाटलैंड से दिल की बात की, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। चंद्रशेखर पांडे सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं सीधा। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से आपसे पहले भी बातचीत हो रही थी और लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, इस बात को मैं क्लियर कर देती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश की भी आज हम बात नहीं कर रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और उतनी की ही हम आज बात करेंगे। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से यहां पर अजय कुमार जी ने भी साफ कहा है और तमाम आरएलडी के रोहित जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, रोहित जी का भी साफ कहना है कि मुद्दों को लेकर जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी गणित के आधार पर जिस तरह से आप प्राकृतिक गठबंधन उसे जरूर बता रहे हैं, लेकिन यदि आपका ये तुरुप का इक्का सटीक बैठ जाता है तो इसका आपको फायदा होने की उम्मीद नजर आ रही है। हालांकि जाटलैंड की या पश्चिम उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो वोटर किस ओर बैठेगा ये तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक परिणाम निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं। पर आपको क्या लगता है कि ये तमाम कवायद जो सपा सुप्रीमो के द्वारा की जा रही है, जो आपकी पार्टी के द्वारा की जा रही है, ये रंग लाएगी आगामी चुनाव में? जी चंद्रशेखर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, शायद आवाज नहीं जा पा रही है। सीधे राजेश जी का रुख कर लेते हैं। जी राजेश जी, सबसे पहले तो आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि तमाम पार्टियों की यदि बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं यहां पर देखा जा रहा है जिस तरह से रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, यात्राएं करते हुए नजर आ रहे हैं, जन समर्थन को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस किस तरह इस गढ़ में मजबूती लाने का काम करेगी और उसके लिए क्या कुछ कवायद की जा रही है? प्रियंका जी, पहली बात तो आप शायद ये बात आप भूल गई हैं, शायद आपने भी हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी की जहां जहां रैलियां होंगी उसका आपने ध्यान नहीं दिया। आपकी जो संवाददाता गए हो, जो रिपोर्टर वहां गए हो, उनसे आप पूछिए, उनसे जानकारी करिए कि कितनी ज्यादा ऐतिहासिक भीड़ हो रही है। चाहे बनारस की रैली हो, चाहे गोरखपुर रैली हो, चाहे महोबा की रैली हो। महोबा और मुरादाबाद की रैली ने पश्चिम उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और प्रियंका जी, आप जान लीजिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारी साथी प्रवक्ता कर रही थी भाजपा की कि सबमिट हुआ उद्योगों का, पूरा उद्योग, कहां उद्योग धंधे लगे हैं? उद्योग धंधे अब बंद हो रहे हैं। जो नौकरियां देने का वादा किया उसको ये पूरा नहीं कर पाए। किसानों की आय दोगुनी कहां हुई? आह दुगनी हो गई, चौगुनी हो गई, 1000 गुनी हो गई। सब चीजों के दाम बढ़े। दूसरी बात प्रियंका जी, आप जानिए, आप जो कांग्रेस जहां जहां रैलियां कर रही है, हम विधानसभा स्तर और ब्लॉक स्तर पे ये हमारी रणनीति है, इसको हम अभी टेलीविजन के पर्दे पे खुलासा नहीं करेंगे। हमारे पास ट्रेंड वर्कर हैं, 2 से 2.5 लाख हमारे पास ट्रेंड वर्कर हैं। विधानसभा स्तर पे हमारी रैलियां हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इनका अहंकार है, आज आदरणीय गृह मंत्री जी बोल रहे थे, आदमी कहता नहीं जो जवान पे आता है आदमी की वही होता जाता है। आदरणीय गृह मंत्री जी आज खुद बोल रहे थे कि पलायन पलायन पलायन। तो आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको यहां से पलायन करने का सोच लिया है। इनका सूर्य जो है पश्चिम से ही अस्त होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का जाल बिछाया गया। फिरोजाबाद में जो कांच का व्यवसाय हुआ, चित्रकूट में जो कांच का सबसे बड़ा प्लांट लगा था, पूरे एशिया का सबसे बड़ा प्लांट था जहां ग्लास बनाया जाता था, उसको इन सरकारों ने बंद कर दिया। तो हिंदुत्व जो आप काट, हिंदुत्व कोई तड़का नहीं होता। मुझे कड़ी आपत्ति है जो ये लोग कहते हैं हिंदुत्व का तड़का लगा रही भाजपा। हिंदुत्व कोई तड़का नहीं, हिंदुत्व एक विचारधारा है, हिंदुत्व एक आत्मा है और राजनीति का अपना एक धर्म होता है। लेकिन जितनी बेधर्मी राजनीति भाजपा वाले कर रहे हैं, शायद इतनी धर्मी राजनीति का अपना धर्म होता है, हमारी निभा रही है धर्म होता है। आप जनता के दुख में उसका साथ दें, आप जनता के विकास में उसका साथ दें। अगर कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है तो आप उनका साथ दें। उत्तर प्रदेश में कहीं भी अन्याय होता है, पश्चिम की सारी घटनाएं लीजिए, लखीमपुर खीरी में जिस तरह से
गृह मंत्री के बेटे ने गाड़ी पे कुचला, मुझे शर्म आती है, मुझे एक बात पे कड़ी आपत्ति होती है और मैं दाद देता हूं इन लोगों को हृदय का कैसे करते हैं। लखीमपुर में मिट्टी से खून हटा था किसानों का। प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव में गए, किस बात का अमृत महोत्सव? और मुझे शर्म आती है जब भाजपा के लोग कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, किस चीज का यश ले रहे हैं आप? किसानों के खून का? उनके लिए जो आपने कीलें बैठाई थी, उनपे जो वाटर कैनन आपने डाले, उनपे जो गोलियां मारी, जो 700 किसान शहीद हुए, या आपने जो झोले पे, यही अंतर जान लीजिए प्रियंका जी। भाजपा में अपने मंत्र बता दूं, हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने अंतिम बार अपना भाषण दिया तो कहा था कि अगर मैं मरती हूं तो मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को आजाद, इस देश को मजबूत करेगा। और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो प्रधानमंत्री जी, ये जनता आपको जाने नहीं देगी, आपको धक्के मार के हटाएगी। और पश्चिम के लोग बहुत जागरूक लोग हैं, प्रियंका जी के नेतृत्व में आप देख लीजिएगा, जो 13 जिले हैं, उन 13 जिलों में भाजपा के 13 कर्म होंगे। अब धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, हिंदुत्व, मुसलमान, ठीक है राजेश जी तमाम रैलियों की जो आप बात कर रहे हैं वो रैलियां देखी हैं, मैंने भी देखी हैं, भीड़ है, यकीन है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि आपके बड़े बड़े नेता भी तो पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अरे तो हर पार्टी में जा रहे हैं, जिनकी राहुल जी ने स्पष्ट कह दिया था, जो हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम गांधी वाले लोग हैं, हम गोडसे की विचारधारा से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आज से नहीं, शुरू से चल रही है और अंतिम तक चलेगी। हम गांधी के सिद्धांतों को लेकर हमने आंदोलन किया था। कांग्रेस एक आंदोलन है, सच के साथ आंदोलन करती है। ठीक है राजेश जी, गांधी जी के सिद्धांतों को लेकर आप चल रहे हैं, आपके अपने कार्यकर्ता आपके साथ रुक नहीं रहे हैं। आने वाले चुनाव परिणाम आपको अगर आश्चर्यचकित कितना करते तो कहिएगा। जी ठीक है राजेश जी, ठीक है। वो तमाम रैलियां हम सब ने भी देखी हैं, आपके अपने कार्यकर्ता रुक नहीं रहे हैं, प्रवक्ताओं के लिए आपको तमाम कंपटीशन कराने पड़ रहे हैं, कंपटीशन के माध्यम से प्रवक्ता निकलकर सामने आ रहे हैं। ये सब बातें कंपटीशन नहीं कहते, ये एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ ठूसे नहीं जाते, हमारे यहाँ जो योग्य हैं प्रवक्ता वही होते हैं। हमारी जो पार्टियों के सिद्धांतों पे, नीतियों पे विश्वास करते हैं, अगर हम कहीं किसी की योग्यता के आधार पर उसको ले रहे हैं तो ढूंढना नहीं कहते, इसको योग्यता को आदर देना कहते हैं। ठीक है रोहित जी, आपके पास आएंगे। लगातार अभी आप बात कर रहे थे, साक्षी जी के पास भी हम वापस जाएंगे। जिस बात को लेकर ऑब्जेक्शन आप कर रहे थे, उस बात को लेकर ऑब्जेक्शन हम सभी को होगा, हर भारतीय को होगा। लेकिन यदि साक्षी जी को लगता है या साक्षी जी कहती कि गलती से ये निकल गया है, तो यकीनन एक गलती माफ करनी चाहिए यदि वाकई में गलती हुई है। मेरा अगला सवाल फिलहाल ये है, रोहित जी आपके पास आऊंगी। मेरा अगला सवाल फिलहाल ये है कि जब आप विचारधाराओं की बात करते हैं, जब आप प्राकृतिक गठबंधन की बात करते हैं, तो जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले किसी से छुपी नहीं है। अभी अजय कुमार जी भी तमाम स्थितियों के बारे में, पुरानी स्थितियों के बारे में बातचीत कर रहे थे। पलायन होता था, दबंगई होती थी, एक तबका हावी होता था, ये हम सब जानते हैं। उसको लेकर यदि आप कह रहे हैं कि प्राकृतिक गठबंधन है, आज उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आप गठबंधन करेंगे, सत्ता की गलियारों में आप जगह भी बना लेंगे, लेकिन वो जो सुरक्षा आम आदमी के बीच में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, उस पर आप क्या करना चाहेंगे? ये भी तो बेसिक मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि एनसीआरबी के डेटा कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये जो झूठे आंकड़े भारतीय जनता पार्टी पेश करती है, उस झूठे आंकड़ों से जनता भली भांति वाकिफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जुमले जो थे उससे 2014 में, 2017 में, 2019 में ये भले ही जीत गए हैं, पर 2022 में भारतीय जनता पार्टी जीतने नहीं जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यही है कि हुकुम सिंह जी हुआ करते थे, वो पलायन की एक फर्जी चिट्ठी लेके घुमा करते थे, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको डांट लगाई थी तब वो बैकफुट पे चले गए थे। वो पलायन की चिट्ठी आज तक ये उसको प्रूव नहीं कर पाए हैं। अभी भी योगी जी, तो आपका कहना है कि पश्चिमी यूपी में कभी कोई पलायन नहीं हुआ? देखिए, व्यापार के लिए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। अगर कोई आदमी मुंबई में जाके काम करता है और हम उसको कहना शुरू कर दें नहीं जी वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से चला गया क्योंकि उसके पास रोजगार के साधन नहीं थे, हम उसको पलायन, धर्म के नाम पर पलायन बताना शुरू करते हैं। तो अगर रोजगार के लिए कोई भी व्यक्ति कहीं जा रहा है, उसको अगर आप पलायन कहने लग जाएंगे तो इस तरीके से तो सिर्फ जनता को सिर्फ गुमराह करने की बात है ना। आपने देखा किस तरीके से क्या सोच है इनके शब्द ऐसे तो नहीं निकल गए। जो इनके मस्तिष्क में होगा, जो इनके मन में होगा, मन के भीतर होगा, तो इन्होंने देश के विभाजन की बात अभी आपके डिबेट पे की ना।
इन्होंने बात की कि प्रदेश को हम देश बना देंगे। रोहित जी, देश के विभाजन की बात मैं अपनी डिबेट में होने भी नहीं दूंगी। रोहित जी, ये गलत है। आप मुद्दे को गलत और मत ले जाइए। जी सीधे रोहित जी आपके पास वापस आऊंगी। अजय जी का रुख करना चाहूंगी। अजय जी, यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले हम उसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं। रोहित जी बार बार यहाँ पर विभाजन की बात कर रहे हैं। मेरी डिबेट में ऐसी कोई बात हो नहीं सकती और ना मैं होने दूंगी। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर विभाजन की बात हम आगे बढ़ने देंगे? विभाजन की बात नहीं, ये गलत है। ये गलत है रोहित जी। अब बार गलत बात पर बात मत करिए। जब मैं यहाँ पर बैठकर बोल रही हूँ कि इस बात को लेकर हम समर्थन नहीं करते हैं, तो आप उस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? अजय जी मैं आपके पास, रोहित जी मैं आपके पास भी वापस आऊंगी। सबसे पहले मैं अजय जी से राय लेना चाहूंगी। अजय जी, आप वरिष्ठ हैं, आपने तमाम लोगों की बातचीत सुनी। क्या आपको लगता है कि इस डिबेट में विभाजन को लेकर हम आगे बात करने के देंगे किसी को? जी चलेगा नहीं। आप तो आर्काइव में जाके देख सकती हैं। विभाजन के अलावा कुछ नहीं आता था। अभी जिन्ना की पूजा। देखिए साक्षी जी मैं अजय जी के पास आऊंगी, उसके बाद आपके पास भी आऊंगी। रोहित जी शांत हो जाइए। रोहित जी आपसे अनुरोध कर रही हूँ। रोहित जी चुप हो जाइए। देखिए रोहित जी, आपको बात सुननी पड़ेगी। रोहित जी, डिबेट को फिर मुझे यही खत्म करना पड़ेगा। आपको बात सुननी पड़ेगी। अजय जी को पहले बात बोलने दीजिए। जी अजय जी देखिए, दो चीजें अभी नहीं है सामने। मैं तो कह रहा हूँ गोडसे मुर्दाबाद बोलिए, साक्षी दिवाकर नहीं बोल पाएंगे। जी तो रोहित जी ने कहा कि वहां पलायन नहीं हुआ था जी, और दूसरा विभाजन का एक बात आई। मैं आपको बता दूं, वहां पलायन हुआ था। हम खुद कवरेज में गए थे जी। कई लोगों ने वहां अपने मकान बेचे, वो एक अलग का मुद्दा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। बात आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है। मैं एक बात बता दूं, इस बार भी जो चुनाव होंगे 2022 में, तो आप ये समझिए कोई मुद्दा नहीं रहेगा। निश्चित रूप से इस बार का चुनाव मुद्दा विहीन होगा जी। मुद्दा कभी रहा ही नहीं किसी चुनाव में। या तो फ्री बांटने का मुद्दा रहा है, लैपटॉप बांटने का मुद्दा रहा है, या और चीजें, मतलब तो गल्ला भी राशन की दुकानों से फ्री मिल रहा है। तो जब फ्री, हमारे घोषणा पत्र में सिर्फ मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। किसी का घोषणा पत्र हो, लेकिन मुद्दा कुछ नहीं होता, सारे फ्री के मुद्दे हो रहे हैं। चाहे केजरीवाल दिल्ली में फ्री बिजली की बात कर रहे हो, चाहे केजरीवाल उत्तर प्रदेश की बात। ठीक है राजेश जी, उन्हें बोल लेने दीजिए, आपके पास आऊंगी। कहीं कुछ नहीं है, केवल और केवल मुद्दा इस बार जो विभाजन का होगा वो होगा। मैं एक बात बता दूं, मुझे मुद्दा कहाँ है। मैं जब चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री जाटलैंड के बने थे, तब गन्ना 6 रुपए बिका था और खेतों में जलाया गया था, और चीनी 600 रुपए थी। मुद्दा नहीं था। तब भी वहां जाटों ने एक नारा लगाया था कि चीनी बिकी 600, गन्ना बिका 6, बोलो चौधरी चरण सिंह की जय। उनको इस बात से मतलब नहीं था कि उनका गन्ना खेतों में जलाया गया। उनको इस बात की खुशी थी कि उनकी जाति का एक नेता, जाट नेता देश का प्रधानमंत्री नारा लगा था। आपको याद होगा कि गन्ना बिका 606 और चीनी बिकी 600, बोलो चौधरी चरण सिंह की जय। ये जगह जगह नारा लगा था। तो मुद्दे पर आइए, कोई मुद्दा इस चुनाव में नहीं रहेगा। केवल और केवल मुद्दा रहेगा जाति का मुद्दा या अपने गठबंधन का मुद्दा। 2017 में 21 सीटों पर 136 सीटों में से आप ये समझिए 27 सीटों पर बीजेपी हारी थी। हम आंकड़ों पे बात करते हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करते। हम लोग पत्रकार हैं, मौके पे जाते हैं। ये 16 जिले जो हैं आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, इसमें आप ये समझिए कि 26-27 सीटों पर बीजेपी हारी। इस बार ज्यादा पे हारेगी। मैं यही कहने जा रहा हूं, मैं किसी उस पे नहीं कह रहा हूं। जो समीकरण मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समय बात कर रहा हूं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समीकरण बन रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ कठिनाई अवश्य होगी। गन्ना किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल रहा है, और बहुत सी चीजें हैं, बेकारी की समस्या है और समस्याएं। लेकिन कहीं कोई समस्या, ये पूरी तरह जातीय समीकरण होगा, धर्म पर के आधार पर चुनाव होगा। और कोई भी चुनाव, चाहे 2017 का हो, 2014 का हो, 2019 का हो, सारे चुनाव कोई मुद्दे पे नहीं आए। एक मुद्दा विकास का आया था 2014 में,
अपने नरेंद्र मोदी जी ने विकास का जो मॉडल दिखाया था, अब कहाँ है क्या है वो तो अलग है, किनका विकास हुआ उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन फिर मैं आंकड़े दूंगा। आंकड़ों के आधार पर जाट मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग इस समय जो है वो बीजेपी से नाराज है, ये आप मान करके चलिए। और आरएलडी उन पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। आरएलडी और सपा का गठबंधन हुआ तो सपा और आरएलडी दोनों को इस जाटलैंड से, या ये समझ लीजिए कि ये जो 136 सीटें हैं इनमें फायदा होगा, मैं ये मानकर। जी बिल्कुल साक्षी जी, जिस तरह से यहाँ पर अजय कुमार जी ने तमाम बातें कही हैं, इस बात को तो साफ तौर पर माना जा सकता है कि जिस तरह से किसानों का ये आंदोलन इतना लंबा चलने के बाद कृषि कानून बिलों की वापसी जरूर हो गई, लेकिन एमएसपी पर अभी भी रार कहीं ना कहीं ठनी हुई है और उसका फायदा नफा नुकसान आपको आगामी चुनाव में पता चल जाएगा। उसके लिए क्या, उस पर क्या कहना चाहिए? तमाम योजनाओं की आप बात जरूर करती हैं, लेकिन किसानों की यदि बात करते हैं तो किसानों की नाराजगी को किस तरह से दूर करेंगे चुनाव से पहले? देखिए, किसान भाई हमारे साथ हैं, मैं इस वजह से कह सकती हूँ क्योंकि उसके बाद पंचायत चुनाव भी हुए हैं और बाकी जगहों पर भी। अगर किसानों के प्रवक्ता कहते नहीं है कि वो आपके साथ हैं, किसानों का गुट कहता नहीं है, आप अपने आप कह रहे हैं किसान आपके साथ हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ लोग हैं, कुछ किसान भाई हमसे नाराज थे जिसका फायदा कुछ राजनीतिक दल उठा। साक्षी जी, वो कुछ किसान होते तो कृषि कानून बिल आपको वापस क्यों लेना पड़ता? 700 किसान शहीद हो गए, पूछते क्या है कि कुछ लोगों को हम नहीं समझा पाए, कुछ लोग राजनीति करने के कारण, कुछ लोगों की राजनीति। मुझे बोलने दीजिए, पहले थोड़ा बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। कुछ लोगों को की आड़ में, मतलब कुछ किसान भाइयों की आड़ में कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक किसान जो है वो आपने अलगाववादी कहा। ठीक है साक्षी जी, कुछ किसानों की यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं आप। किसानों के आंदोलन की वजह से कृषि कानून बिलों की वापसी हुई है, आप अभी भी उन्हें कुछ बोल रहे हैं। सही है, भारतीय जनता पार्टी कृषि कानूनों को वापस लेके आएगी। अभी भी कृषि कानूनों का आतंकवादी कोई जो प्रवेश कर रहा था राजधानी में। ठीक है, उन्होंने वो तो किसान प्रवक्ता के कहना है कि वो उनके आदमी ही नहीं थे। ठीक है, वो तो किसान प्रवक्ताओं का कहना है कि वो उनके आदमी ही नहीं थे, वो तो शरारती तत्व थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई होगी। जी राजेश जी, क्या कहना है आपका? साक्षी जी तो अभी भी मानने को तैयार नहीं है, उनका कहना है कि कुछ किसान नाराज थे। खैर, आगामी चुनाव में जिस तरह की स्थिति होगी वो जानकारी मिलेगी। आप जिस तरह से बात कर रहे थे, तमाम कांग्रेस की नीतियों की बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की नीतियां यदि इतनी बेहतर थी, जिस तरह से अभी अजय जी ने भी बोला कि नारे लग रहे थे, और उसके बाद यदि इतनी बेहतर नीतियां थी तो पिछले चुनाव में क्यों कुछ कारनामा नहीं दिखा पाई कांग्रेस? देखिए प्रियंका जी, कांग्रेस का कभी प्रयास कारनामा दिखाने का प्रयास नहीं होता, कांग्रेस का प्रयास होता है कार्य करने का। सबसे दो बातें मैं बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं। पहली बात तो जो ये किसान बिल है और भाजपा के लोग आज भी किसानों को तथाकथित किसान, कुछ किसान, ये पहले अपने शब्द वापस लें। किसान इस देश की आत्मा है, आप आत्मा का अपमान नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी कुछ किसानों के पीछे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको सुन रहा था, आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप ठीक है साक्षी जी बोल लेने दीजिए। साक्षी जी, आपने अपनी बात कह दी, उनको भी तो अपनी बात कहने दीजिए। मेरी बात को कर दिया गया था तो मुझे भी बोलने का मौका दिया। प्रियंका जी, साक्षी जी, आपने अपनी बात कह दी थी, आपने अपनी बात, साक्षी जी बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, आपको मैं मौका दूंगी उनके बाद बात करने का, आप उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी, प्रधानमंत्री जी को भाजपा के तथाकथित प्रवक्ता आजकल महिमा मंडन करते फिरते हैं। अरे प्रधान उदार हृदय नहीं, चुनाव हृदय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहीं से उदार हृदय नहीं, चुनाव हृदय प्रधानमंत्री है। इनको लगा कि हिमाचल में हम हार रहे हैं, इनकी इंटेलिजेंस, इसके आरएसएस के जो अनुसांगिक संगठन है उन्होंने जो सर्वे किया, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी मामला हाथ से निकल रहा है। तब मोदी जी करके इस देश के हमारे नेता राहुल गांधी शुरू से कहते रहे हैं कि 3 काले किसान कानून बिल आपको वापस लेना ही होगा, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने चुनाव को देके किसान बिल वापस करने का नाटक किया। मेरा शब्द आप नोट करिए साक्षी जी, नाटक है। और हमारे जब नेता राहुल गांधी ने कहा कि आप चर्चा करिए पार्लियामेंट में कि 600 किसान क्यों शहीद हुए, एमएसपी पे आप लिखित क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारे साथी प्रवक्ता कल भाजपा कह रहे थे कि आपको विश्वास करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। मैंने कहा भैया, सबसे बड़ी अविश्वास की बात यही है, इसको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, क्योंकि जो बातें प्रधानमंत्री ने किया, कहा, सब झूठ बोला। संसद की सीढ़ियों पर लेट के जितना संसदीय मर्यादा का अनुपालन न करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री, इन्होंने
जो कहा वही नहीं किया। किसानों का सम्मान करने की बात कही, किसानों को गाड़ी से कुचला। आय दोगुना करने की बात करी, आय दुगुना कर दिया। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट मुद्दे पता है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था में सबसे ज्यादा फेलियर आज, महिलाओं के बलात्कार में, डकैती में, अवैध हथियारों में, तो मुख्यमंत्री का कार्यालय से जो एनसीआरबी के ठीक है साक्षी जी जिन 700 किसानों की बात कर रहे हैं और जिन 700 किसानों को लेकर भाजपा की तरफ से बयान आया है कि उनका कोई डेटा नहीं है, तो ये भी तो आपके अफसरों की नाकामी है। डेटा मेरे पास है, मैं भी एनसीआरबी पढ़ता हूँ, एनसीआरबी के डेटा। साक्षी जी ठीक है रोहित जी, साक्षी जी के पास जाने दीजिए। रोहित जी आप शांत हो जाइए। रोहित जी आपने अपनी बात कह दी, अब शांत हो जाइए, आपके पास वापस आऊं। जी साक्षी जी जवाब दीजिए सबसे पहले। हमारी प्राथमिकता रहे और सही बात है। देखिए आप दोनों लोग देखिए, राजेश जी इस तरह से आप बहस करेंगे तो कहाँ कोई बात समझ में आने वाली है। राजेश जी आप शांत हो जाइए, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, शांत हो जाइए। देखिए राजेश जी ये गलत तरीका है। राजेश जी माफ कीजिएगा, ये गलत तरीका है, आपको मौका दे रही हूँ। राजेश जी मैं शांति बैठ जाती हूँ, आप दोनों लोग ही बहस कर लीजिए फिर। जवाब नहीं दे पाता, मुझे बस इतना जवाब दे दीजिए कि 70 वर्षों तक गांधी परिवार को 1 या 2 सांसद हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया, तो फिर क्यों आज भी उत्तर प्रदेश की जनता को अभी इस थोड़े 1-2 साल पहले तक दिल्ली जाना पड़ता था एम्स में इलाज करवाने? क्या इतनी बड़े आबादी वाले प्रदेश में? ठीक है साक्षी जी मान लीजिए उत्तर प्रदेश। रोहित जी देखिए एम्स की बहस हम नहीं कर रहे हैं। साक्षी जी राजेश जी अनुरोध करूंगी मैं ऑडियो यहाँ पर डाउन किया जाए। साक्षी जी आपसे अगला सवाल मेरा ये है, इस तरह की बहस हम पश्चिमी यूपी पर नहीं कर रहे हैं। एम्स की बहस आप करने लगेंगे तो पश्चिमी यूपी कहां पीछे छूट जाएगा। आज हम जाटलैंड की बात कर रहे हैं। आपसे मैं बात कर रही थी किसानों की नाराजगी की बात कर रही थी। 700 किसानों की यहां पे मौत हो जाती है और उसके बाद बयान भाजपा की तरफ से आता है कि आपके पास डेटा नहीं है। डेटा आपके पास नहीं तो सरकार भी तो आपकी ही है। किसकी कमी है, ये किसकी नाकामी है कि आपके पास डेटा नहीं है, बताइए। तो एक बार स्टार्टिंग का मैं मिस कर दिया, एक बार दोबारा बोल दीजिए। जी साक्षी जी मेरा सवाल यह है कि 700 किसानों की मृत्यु पर जिस तरह से बयान भाजपा की तरफ से आया है कि आपके पास डेटा नहीं है इसलिए मदद नहीं की जा सकती, किसकी नाकामी है कि आपके पास डेटा नहीं है? कौन डेटा उपलब्ध कराएगा आपको? विपक्ष चिल्ला रहा है कि 700 किसान मर गए हैं, किसान की मतलब शहीद हो गए हैं, या तो आपका क्या कहना है, कितने लोग मरे हैं? भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में नहीं जानकारी है क्योंकि हमारे पास ठीक है अजय जी के पास जाएंगे। आप दोनों लोग शांत हो जाइए, मैं अजय जी के पास जाना चाहूंगी। अजय जी यहाँ पर भाजपा का साफ कहना है कि 700 किसान मरे ही नहीं है। देखिए साक्षी जी राजेश जी आप लोग का टाइम हो गया, आप दूसरे लोगों को बोलने देंगे या आप दोनों की अलग से डिबेट करा दी जाए? अजय जी यहाँ पर साक्षी जी का साफ कहना है कि बीजेपी के पास तो कोई खबर ही नहीं है, 700 किसान मरे नहीं है, विपक्ष का हुआ है। देखिए अब ये इस तरह के आंकड़े हैं, आप कुछ भी कह दीजिए, कहां से इसका सत्यापन होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक आंकड़े मेरे पास हैं और पैनल में जितने लोग बैठे हैं वो अगर नोट कर लें तो बहुत अच्छा है। 2017 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को 312 सीटें मिली थी, सपा को गठबंधन सपा का था कांग्रेस से, 47 सपा को मिली थी और 7 कांग्रेस को मिली थी, बीएसपी को 19 मिली थी, अपना दल को 9, आरएलडी को 1। मैं आज लिख लीजिए कि ये परिवर्तन होगा, ये सब ऐसे ही नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन 2022 के चुनाव में होगा। आंकड़े अगर की बात है कितने किसान मरे कितने नहीं है, ये अधिकृत आंकड़ा अभी तक हम लोगों के पास कहीं उपलब्ध नहीं हुआ, किस तरह से मरे। हाँ लखीमपुर में जो मरे उनका आंकड़ा है, अगर कहीं किसी ने आत्महत्या की कहीं कुछ तो इसके कोई अधिकृत आंकड़े हो सकता है भाई हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के पास हो, सपा के प्रवक्ता के पास हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास तो निश्चित रूप से इसके आंकड़े नहीं होंगे। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि मैंने जो आंकड़े दिए कि 2017 के चुनाव के जो आंकड़े हैं, बीजेपी को जो 317 12 सीटें मिली थी, घटी बढ़ी है, कुछ लोग आए गए हैं, सपा को
आप समझिए 47 सीटें मिली थी, बीएसपी को 19 मिली थी, कांग्रेस को 60 मिली थी, अपना दल को 9 मिली थी, आरएलडी को 1 सीट मिली। अब इस बार इनमें परिवर्तन निश्चित होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जी बिल्कुल, और इसी के साथ समय सीमा यहाँ पर समाप्त हो रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। और लगातार जिस तरह से पश्चिमी यूपी की आज हम बात कर रहे थे, जाट लैंड की खास तौर पर बातचीत कर रहे थे, और जाट लैंड में यदि देखा जाए तो जिस तरह से जाट और मुस्लिम का गणत सामने आ रहा है, साथ ही साथ किसानों की नाराजगी सामने आ रही है। आगामी चुनाव में देखना होगा कि आखिर जनता किस ओर अपना रुख करती है और तमाम पार्टियों की जो कवायद जारी है उनमें से किस पार्टी को सफलता मिलती है। फिलहाल आज का मुद्दा में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।